मेरा नाम मुनज़्ज़ा है और मेरे शौहर का नाम अकील था। मेरी शादी उस घर में हुई थी क्योंकि ये घर इस लिहाज से मुनफ़रिद था कि यहाँ एक असूल बहुत मज़बूती से राइज था, जिससे मेरी माँ को बहुत मुतासर किया था। यहाँ ना सास थी, ना नंद, न किसी किस्म की झंझट या घरेलू चक्कर थे। ये घर 2 भाइयों का था और दोनों भाई अभी तक अलग अलग रह रहे थे। मुझे याद है कि शादी से पहले मेरी माँ ने मुझे बड़ी तफसील से समझाया था कि वो चाहती हैं मैं ऐसे घर में जाऊं जहां मुझे किसी किस्म की दिक्कत या रंजिश ना उठानी पड़े। वो खुद जॉइंट फैमिली की सख्ती और पेचीदगियों से गुजरी थी, इसलिए उन्होंने मेरा ख्याल रखा कि मेरी ज़िंदगी शुरू से पुरसकून हो। माँ ने वादा पूरा किया और वकील के साथ मेरी शादी करवा दी। शादी के दिन मुझे अकील के ख़ानदान की छोटी तफसीलात मालूम हुई। वकील का बड़ा भाई, जिसका नाम सलीम था, और उसकी बीवी निमरा थी, वो भी शादी के मौके पर मौजूद थे। वकील बड़ा था और पढ़ाई और बिजनेस के मामले में बहुत मसरूफ़ रहता था, इसलिए उसकी शादी निस्बतन देर से हुई। सलीम और निमरा मुझे शुरू से ही अजीब से लगे। एक तरह की छुपी हुई खुद एतमादी और अपने घर के असूलों का इजहार उनकी हर हरकत में नजर आता था। शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन फ़ोन आया। फ़ोन वकील के नंबर पे आया, लेकिन मैंने ही रिसीव किया। फ़ोन सलीम का था। उसकी आवाज़ में वही नरम और दोस्ताना अंदाज था जो रस्मी तौर पर मोहब्बत भरी बातों में छुपता है। उसने कहा, हमारा घर तो छोटा सा है, लेकिन शादी हुई है तो दावतें भी तो होती हैं। आप लोग हमारे घर दावत पे ज़रूर आएं। मैंने भी इज्जत और इखलाक के साथ जवाब दिया, जैसा कि माँ ने मुझे सिखाया था। मैंने कहा कि जी, मैं अकील से पूछ के बताऊंगी कि वो कब तक फ्री हैं, फिर उस दिन आप लोग इंतज़ाम कर लें। सलीम ने खुश दिली से कहा कि ठीक है। मैं फ़ोन बंद करने के बाद सोच में पड़ गई कि भाई होने के नाते ये दावत देना कोई गैर मामूली बात नहीं है, बल्कि एक छोटा सा एहतराम भी है। जब वकील नहाने के बाद बाहर आया, मैंने उसे फ़ोन के बारे में बताया। कहा कि सलीम ने दावत दी है शादी की, उन्होंने बुलाया है कि हमारे घर आए। वकील ने अक्सर इनकार कर दिया। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, बस इतनी यकीन दहानी और फासला था कि मुझे समझ आया कि यह इनकार हतमी है। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? उसे बस मुख्तसर सा जवाब दिया कि नहीं, हम उसके घर दावत पे नहीं जा सकते। मैं हैरत ज़दा रह गई। वकील ने हमेशा मेरा एहतराम किया था और मैं जानती थी कि वो अपने असूलों में सख्त है, लेकिन भाई होने की बुनियाद पे ये इनकार समझ से बाहर था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि सलीम अकेला है, वालिदैन नहीं है, और वो दावत देने के लिए अपना घर खोल रहा है, तो वकील ऐसा क्यों नहीं किया? उस रात मैं अपने कमरे में बैठ के ये सब सोच रही थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी। खिड़की के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। हवा के नरम झोंके मेरे चेहरे को छू रहे थे। मैंने अपने हाथ में कप उठाया। गर्म चाय की खुशबू ने थोड़ा सुकून दिया, लेकिन दिल की उलझन कम न हुई। मैंने सोचा, क्या ये वकील की शख्सियत का हिस्सा है कि वो हर चीज़ को अपने तरीके से हल करता है, या वाकई वो कुछ और महसूस करता है? अगले दिन मैंने सलीम और निमरा के घर जाने के बारे में दोबारा सोचा। मैंने अपने जहन में उनके छोटे छोटे घर की तस्वीर बनाई, जहाँ शीशों के पर्दे और छोटा सा सोफ़ा, खिड़की के किनारे पर छोटे छोटे गुलदान, सब कुछ वकील के घर से बहुत मुख्तलिफ था। वहाँ के माहौल में एक अलग सी खुशबू थी, मोहब्बत और दावत का एहसास था, मगर वकील के लिए ये सब अहम नहीं था। मैंने वकील के साथ बैठ के दोबारा बात की। उसकी नज़रें अपनी किताब पे थीं और मैंने हिम्मत करके कहा, वकील, सलीम ने दावत दी है, हम क्यों नहीं जा सकते? उसने किताब से नज़र उठाई, चेहरे पे मामूली सा मुस्कुराहट का हल्का सा तासुर, और बोला, मुनज़्ज़ा, हर बात को असूल के मुताबिक देखना पड़ता है। ये दावत ज़रूरी नहीं और हमें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि असूल और जज्बात का टकराव हर वक्त एक मुश्किल मरहला होता है, लेकिन ये मरहला मेरे लिए नए तजर्बात का आगाज़ भी था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं सलीम और निमरा की मोहब्बत और दावत की नीयत को समझने की कोशिश करूंगी, चाहे अकील के असूल पसंदी कुछ भी कहे। शाम को जब मैं किचन में खड़ी थी, चाय का कप हाथ में लिए, मैंने देखा कि वकील अपने दफ्तर से आया, हाथ में कुछ कागज़ और कलम लिए हुए। उसने मुझे देखा और मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कल का दिन तो कुछ अजीब सा लग रहा था, सलीम का फ़ोन और आपका इनकार। वकील ने सर हिलाया और खामोशी से कमरे में जा बैठा। मुझे लगा कि वो बताएगा कि क्यों नहीं जाना। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि आप मुझे वजह बताएं कि अपने इकलौते भाई की दावत आप क्यों कबूल नहीं करना चाहते। वकील ने कहा, वाकई मुनज़्ज़ा, क्या ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अजीब है? मैंने कहा कि हाँ है, मुझे जानना है, ऐसा भी क्या है? अगर मेरी एक इकलौती बहन होती और वो मुझे शादी के बाद दावत पे बुलाती, तो क्या मैं ऐसे इनकार कर देती? वकील ने कहा कि इनकार तो मैंने उसको फ़ोन करके कर दिया है,
तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं और उससे बुरा भी नहीं मनाया। लेकिन अगर तुम वजह जानना चाहती हो तो मैं अभी नहीं बता सकता, फिर कभी बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। वकील अपने उस भाई का जिक्र भी नहीं करता था और ये इतना बड़ा घर था, पूरा बंगला था। अगर वो लोग यहाँ पे रहते भी तो कोई मसला नहीं होता। दरअसल मुझे अकेले रहना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। मेरी माँ को जॉइंट फैमिली पसंद नहीं थी, ये उनका मसला था, लेकिन मुझे जॉइंट फैमिली पसंद थी। अगर मेरी एक अदद भाभी होती इस घर में, यानी मेरी देवरानी, और वो भी मेरे साथ होती, तो जब वकील पूरा दिन घर से बाहर रहते और उसका शौहर भी मसरूफ़ रहता, तो हम दोनों सहेलियों की तरह आपस में कोई बात ही कर लेते, मिलजुल के काम कर लेते। इस घर में मेरे ऊपर कोई काम नहीं था। घर की सफाई सुथराई का काम नौकर करता था, लेकिन खाना बनाना मुझ पे था, और खाना बनाते बनाते मैं बोर हो जाती थी। अगर कोई सहेली होती, मेरी देवरानी मेरे साथ रहती, तो बैठे बैठे हम लोग बातें करते करते खाना बना लेते। या कभी मेरा मूड ना होता तो वो खाना बना लेती, क्योंकि वकील को खाने पीने का बहुत शौक था। वो उन मर्दों में से नहीं थे जो कहें कि बस एक सालन और एक रोटी या चावल बना दी जाए। वो कहते थे दिन का अलग सालन बना लो, रात का अलग। दिन में और तरह के चावल बने, रात में और तरह के, साथ दीगर लवाजमात भी हों, सलाद भी काटा जाए, रायते भी बनाए जाएं, चटनियाँ भी बनाई जाएं, चाय के साथ समोसे हों, पकोड़े हों, और सब कुछ घर पे बना। मैंने एक दिन कह दिया कि आप कितनी कुकिंग करवाते हैं मुझसे, तो कहने लगे शुक्र करो कि सिर्फ कुकिंग ही तो करनी है तुमने। अगर तुम्हें ये पूरा घर साफ करना पड़ जाता, 7 कपड़े धोने पड़ जाते, 7 बर्तन भी धोने पड़ते, इस्त्री भी करनी पड़ती, डस्टिंग भी करनी पड़ती, तब तुम क्या करती? मैं तो सोच के ही डर गई। मैंने कहा मैं मर जाती। और क्या? हंसने लगे, कहने लगे कि बहुत सी औरतें ये सारे काम करती हैं, तुम्हें सिर्फ खाना बनाना होता है, वो भी इतनी सारी सहूलियात में। हर काम के लिए तो मशीन रखी हुई है। अब अगर तुम कहती हो और कोई ऐसा काम है जो तुमसे मुश्किल हो रहा है, उसकी भी मशीन तुम्हें ला देता हूँ, लेकिन मशीन भी तो तुम्हें ही हैंडल करनी पड़ेगी ना। या मशीन को हैंडल करने के लिए भी कोई रोबोट ला के दे दूँ। मेरा शौहर बुरा नहीं था, बस वो जो भी बात करता था सही करता था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चले मैं हैंडल कर लूँगी। मैंने कहा कि निम्रा भी होती तो अच्छा होता ना, आप उनको यहाँ क्यों नहीं रख लेते? लेकिन इस बात पे वकील चुप हो जाता। वो कभी ठीक से जवाब नहीं देता था। कोई तो ऐसा राज था उसके दिल में जो उसे छुपाया हुआ था और मुझे बताना भी चाहता था, लेकिन अभी शायद सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। एक दिन मुझे निम्रा के फ़ोन से कॉल आ गई। मैंने सलाम दुआ की। मैंने उसे शादी पे देखा था, इसके बाद से नहीं देखा था। मुझे लगा कि वो कहेगी कि हमने तो आपको दावत पे बुलाया, आप लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन उसने ऐसी कोई बात न की। उसके भी फ़िलहाल बच्चे नहीं थे। मैंने कहा बोलो कैसे फ़ोन किया? कहने लगी वो वकील भाई से कहेंगे तो वो तो गुस्सा ही कर जाएंगे, थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कहा खैरियत है, कोई मसला? उसे कहा नहीं, ज़्यादा मसला नहीं, बस घर का कुछ सामान लेना है। वो चले गए हैं सलीम काम पे और पैसे नहीं दे के गए। मैंने कहा कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरी जब से शादी हुई थी मुझे वकील ने बहुत सारे पैसे दिए थे। अभी तो मेरे पास मेरी मुँह दिखाई के पैसे भी पड़े थे और मेरे अकाउंट में भी कुछ पैसे थे। मैंने कहा तुम्हारा अकाउंट है मोबाइल वाला? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा अच्छा मैं थोड़े पैसे भेज देती हूँ। थोड़े पैसों के नाम पे मैंने उसको 15,000 रुपये भेज दिए। उसे मैसेज किया बहुत शुक्रिया, लेकिन वकील भाई को मत बताइएगा और ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार आपसे पैसे लूँगी, मैं मजबूर थी। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं। सच कहूँ तो मुझे बुरा नहीं लगा कि उसने पैसे मांगे, क्योंकि पैसे मेरे अपने भी नहीं थे और वो भी कोई पराई तो नहीं थी। अगर देखा जाए तो सबसे करीबी रिश्ता तो उसी के साथ बनता था, मेरे शौहर का, और मेरे लिए भी, क्योंकि शादी की बात औरत के लिए मैं कैसे ज़्यादा ससुराली रिश्तेदार अहम हो जाते हैं। मैंने ये बात अकील को वाकई नहीं बताई और उसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं। शाम का वक्त था। घर के कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर धुंधलू की शाम का मंजर था और मैं सोफे पर बैठ के अपनी किताब के सफ़हात पलट रही थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। वकील मेरे सामने बैठा था, चेहरे पे मामूली संजीदगी, आंखों में एक शानदार अज़म और मोहतात खामोशी। मैं जानती थी कि वो कुछ कहना चाह रहा है और मेरी तबीयत में अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों थी, क्योंकि वकील के अंदाज में हमेशा कुछ छुपी हुई बात होती जो फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होती। उसे अपनी चिमटी की तरह छोटे कलम के धागे को हाथ में घुमाया और आहिस्ता आहिस्ता बोला, मुनज़्ज़ा, अगर तुम्हें कभी निम्रा का फ़ोन आए या सलीम का फ़ोन आए या वो तुमसे कोई मदद मांगे या कोई बात करें तो तुम कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अपने भाई से बात करो। मैं सोचने लगी कि अभी कल ही तो मैंने निम्रा का फ़ोन आने पे उसकी मदद की है और आज मेरा शौहर मुझे ये सब कुछ कह रहा है। इसका मतलब कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था।
और अगर उसको पता चल गया तो ये ज़रूर मुझे डांटेगा। मैंने लम्हे भर के लिए रुक के उसे देखा। मेरी आंखों में हैरत और थोड़ी सी चमक थी। मेरे दिल में फ़ौरन सवाल उठा, क्यों ऐसा? ये तो हमारे अपने हैं, भाई हैं, इनसे बात करना कोई बुरा काम नहीं। मैंने हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहा, क्यों ऐसा? क्यों? वो हमारे अपने नहीं हैं, हम तो उनसे बात भी नहीं करेंगे। अकील ने आहिस्ता सा सर हिलाया और उसकी आवाज़ में वही संजीदगी थी जो हर बार मेरे सवाल पे एक हद तक जवाब देती है, मगर पूरी वजाहत नहीं करती। उससे कहा, मुनज़्ज़ा अपने हैं, अपना समझता हूँ मैं, लेकिन बस ज़रा दूर दूर ही रहना है, फासला कायम रखना है, बीच में ज़्यादा नहीं पड़ना। मैंने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की, क्योंकि वकील के अल्फाज में एक तरह का हुक्म और असूल छुपा हुआ था। मेरे जहन में कई तस्वीरें और मंजर घूमने लगे। मैंने सोचा कि सलीम और निमरा हमारे घर से सिर्फ चंद गलियों की दूरी पे रहते हैं, लेकिन वकील ने जो फासला और उसूल कायम किया है वो एक गैर मरई दीवार की तरह महसूस होता है, जो करीब होने की ख्वाहिश के बावजूद भी हमें दूर रखता है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये वकील की परवरिश उसकी शख्सियत और उसके घर के असूल का हिस्सा है। ये सिर्फ कोई आम बात नहीं, बल्कि एक तरीका है जो वो अपने असूलों और तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पे इख्तियार कर रहा है। मैंने पूछा, ऐसी क्या बात है, क्यों ये सब? वकील ने अपनी तरफ से कोई फ़ौरन जवाब नहीं दिया, सिर्फ कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे कि अंदर की सोचों को तरतीब दे रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, वक्त आने पे बताऊंगा। उसकी बात ने मेरे दिल में मज़ीद तजस्सुस पैदा कर दिया। मैंने महसूस किया कि वो चाहता है कि मैं समझूं, मगर फ़ौरन सवाल ना उठाऊं। उसका अंदाज़ ये था कि हर वक्त बात के साथ खिलेगी, हर असूल का मकसद बाद में समझ आएगा। मैंने उस लम्हे अपनी गर्दन हल्की सी झुकाई, चाय का कप हाथ में ले लिया और बाहर के धुंधले के मंजर को देखा। खिड़की के पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे, दरख्त की शाखें हल्की सरसराहट पैदा कर रही थीं और शाम की वो नरम रोशनी कमरे के हर कोने में फैल रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वकील के असूल मेरे लिए एक सबक है, शायद एक तरह की तरबियत या उसकी ज़िंदगी के तजर्बात की बुनियाद। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन दिल में ये सवाल रहेगा कि वो लोग हमारे अपने हैं और हम उनसे बात नहीं करेंगे। वकील ने बस सर हिलाया और उसकी नज़रें किताब की तरफ वापस जा चुकी थी, जैसे कि ये मौजू ख़त्म हो गया हो। मैंने महसूस किया कि उसकी खामोशी भी एक तरह की बात है जो सब कुछ कहती है, मगर लफ्ज़ों में नहीं। रात को जब मैं अपने बेड पे लेटी, छत पे लटके हुए फानूस की मध्यम रोशनी में छोटे छोटे धुंधले के साए कमरे के कोने में पड़ रहे थे, मैंने अपने जहन में ये सब तस्वीर कशी की। वकील के असूल, उसका फासला और उसकी मोहतात मोहब्बत, सब मेरे दिल में एक नरमी और संजीदगी के साथ घुल मिल गए। मैं जानती थी कि उसका मकसद मेरे तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदान की तरतीब को बरकरार रखना है, और मैंने दिल ही दिल में वादा किया कि मैं इस असूल का एहतराम करूँगी, चाहे दिल में सवालात और तजस्सुस हों। मैंने कमरे की खिड़की खोली। बाहर की सर्द शाम की हवा ने मेरे चेहरे को छुआ और मैंने दिल में कहा, ये फ़ासले और असूल मेरे लिए एक तजर्बा है। मुझे सीखना है कि मोहब्बत, एहतराम और ताल्लुकात के दरमियान किस तरह तवाज़ुन कायम किया जाए। मैंने अपने हाथ में कप रखा, चाय की खुशबू ने थोड़ी तस्कीन दी और मैं सो गई। दिल में ये सोच लिया कि वक्त आने पे वकील जो भी हकीकत बताएगा वो मेरे लिए सबक और समझ का सबब बनेगी। एक दिन मुझे मेरे शौहर की कोई रिश्तेदार मिली। वो अपने अंदाज में बातें कर रही थी और जैसे ही बातों का सिलसिला शुरू हुआ, वो सलीम और उसकी बीवी का जिक्र करने लगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ज़्यादा बातें ना करूँ, क्योंकि मैं इस मौजू पे कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। मुझे याद आया कि वकील ने पहले भी कहा था कि इस मौजू पे किसी से बात न की जाए, इसलिए मैं खामोश रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रिश्तेदार ने ऐसा कुछ कहा कि मुझे हैरत हुई। उसने हल्की आवाज़ में, जैसे राज बांट रही हो, कहा, काम भी तो ऐसा करता है कि कब्रिस्तान में रहना पड़े। मैंने फ़ौरन हैरानी से पूछा, कब्रिस्तान में रहना पड़े? कब्रिस्तान में कौन रहता है? वो हंसी, लेकिन संजीदगी के साथ बोली, कौन रहता है? गोरकन रहते हैं ना, कब्रें खोदते हैं लोगों की, तो घर भी वहीं होता है। गवर्नमेंट देती है उनको घर, अंदर ही रहने के लिए, साथ ही कब्रिस्तान की रखवाली भी करते हैं। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, गोरकन? सलीम? उसे सर हिलाया और उसकी आवाज़ में वही राजदाराना अंदाज था। क्या तुम्हें नहीं पता था? मैंने झुंझुला के कहा। लेकिन वकील एक बिजनेसमैन है और सलीम एक गोरकन, ये क्यों? वो रिश्तेदार ने अपनी आंखें फेर के कहा, ओहो, लगता है तुम्हें पूरी बात नहीं पता। तो मैं काम करूं, तुम अपने शौहर से पूछो, वही तुम्हें बताएगा। अगर मैंने बताया और उससे पता चल गया कि मैंने तुम्हें बताया है, तो मेरा भी यहाँ आना जाना बंद कर देगा। वैसे भी मैं तो इधर से गुजर रही थी, तो सोचा तुमसे मिलती जाऊं। मैंने कहा, आप बता दें, मेरा शौहर मुझे नहीं बताएगा। उसे थोड़ा सा सर हिलाया और कहा,
ना भाई ना, तुम्हारा शौहर बड़ा गुस्से वाला है भाई, मैं नहीं बता सकती, उससे पूछना। मैं खामोश रह गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये क्या बात है। मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ तो है जो वकील ने मुझे नहीं बताया। मैंने रिश्तेदार की हर बात ध्यान से सुनी, उसके अंदाज, उसकी आवाज़ की हल्की लहरिच और उसके चेहरे के तासुरात, सबको जहन में महफूज कर लिया। वो मेरी तरफ देख रही थी, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, जैसे कि वो जानती हो कि मैं जवाब देने में मोहतात रहूंगी, और इसी वजह से वो भी पूरी वजाहत नहीं कर रही थी। मैंने महसूस किया कि वो मेरे लिए कुछ बताना चाहती थी, मगर हालात की वजह से मुकम्मल बात नहीं कर सकती। मैंने उसके अंदाज को गौर से देखा। हाथ में थी उसकी बैग की हैंडल, कपड़े के जूलते धागे और चलने के अंदाज में छुपी हुई हल्की गैर मामूली खुद एतमादी। सब कुछ एक साथ मिलकर ये जाहिर कर रहा था कि जो भी बात है वो संजीदा और अहम है, मगर मुकम्मल अफशा नहीं की जा सकती। मैंने अपने जहन में बार बार ये जुमले दोहराए। सलीम गोरकन है, कब्रिस्तान में रहता है, वकील बिजनेसमैन है, लेकिन ये राज क्यों छुपा है? हर सवाल दिल में उड़ते हुए ख्यालात की तरह घूम रहा था। मैंने खुद से कहा कि मैं बस खामोश रहूंगी और वकील से ही हकीकत जानूंगी। रिश्तेदार ने कुछ देर के लिए चुप रह के मुझे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, देखो, तुम्हें भी यही समझना है कि हर चीज़ वक्त पे खुलेगी। अभी मैं बस इतना कह सकती हूँ। मैंने आहिस्ता सिर हिलाया, लेकिन दिल में हैरत के बादल छाए हुए थे। मैंने उसके जाने के बाद कमरे में आके खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखा। शाम का मध्यम रोशनी और हल्की हवा, दरख्तों की शाखें सरसरा रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब उलझन थी। मैं सोच रही थी कि क्या वाकई सलीम का पेशा और ज़िंदगी वकील के असूलों के मुताबिक है, और वकील ने मुझे ये राज क्यों नहीं बताया। मैंने अपने हाथ में चाय का कप लिया और उसे थाम कर खिड़की के किनारे बैठ गई। चाय की खुशबू ने थोड़ी तस्कीन दी, मगर हैरत और तजस्सुस की लहर मेरे अंदर उतरती रही। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये राज शायद मुस्तकबिल में खुलेगा, और जो भी बात है वकील के असूल और ताल्लुकात की तर्ज से जुड़ी है। रात के वक्त जब घर के हर कोने में खामोशी छा गई, मैं अपने बेड पे लेटी और छत की रोशनी में छोटे छोटे धुंधले साए देख रही थी। मैंने बार बार सोचा कि ये राज, ये बातें और ये फासला मेरे लिए नए तजर्बे और समझ का हिस्सा बनेंगी। मैंने अपने आप को याद दिलाया कि अभी कुछ भी यकीनी नहीं, बस इंतज़ार और मुशाहिदा करना है और वकील के असूल और हदूद को समझना है। ये लम्हा मेरे लिए उलझन, हैरत और मोहतात तजस्सुस के साथ गुजरा। मैंने चाय का कप किनारे रख दिया और सोचती रही कि वक्त आने पे सब कुछ वाज़ेह होगा, और अभी बस इतना जानना काफ़ी था कि सलीम और उसकी बीवी का जिक्र हकीकत में कुछ ऐसा है जो मैं फ़ौरन नहीं समझ सकती। मैं बार बार जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वकील हमेशा खामोश रहता या मुख्तसर जवाब दे देता, जैसे कुछ ऐसा हो जो अभी वक्त के मुताबिक ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। उस खामोशी ने मेरे दिल में तजस्सुस को बढ़ा दिया। हर दिन मैं अपने दिमाग में उस सवाल को दोहराती रहती कि सलीम और उसकी बीवी निम्रा के बारे में हकीकत क्या है, क्यों वकील ने इतना फासला कायम किया है, और क्या वाकई वो दोनों इतने मुख्तलिफ हैं कि उनके साथ ताल्लुक़ रखना ख़तरे से कम नहीं। ये तजस्सुस मेरे दिल में एक हल्की सी बेचैनी के साथ मौजूद था, और मैं अक्सर अकेले लम्हात में सोचती कि कब वकील खुद ही सब कुछ बताएगा। एक दिन वो लम्हा आ ही गया। शाम के वक्त जब घर के कमरे में नरम रोशनी फैली हुई थी और बाहर के दरख्तों की शाखें हवा में हल्की सरसराहट कर रही थी, वो मेरे पास बैठा और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मुनज़्ज़ा, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, बात दरअसल ये है कि सलीम मेरा भाई है, खूनी रिश्ता है मेरा उसके साथ। हम दोनों का बाप एक है, लेकिन माँ अलग अलग है। मैंने हैरत से पूछा, तो फिर? उसे मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बताया। सलीम ने हमेशा अपनी माँ की साइड ली। वो गरीब औरत थी, मेरे घर में काम करती थी, नौकरानी थी। मेरे वालिद को पसंद आ गई और वो उसके साथ शादी कर ली। इस दुख ने मेरी माँ को इस दुनिया से भेज दिया, लेकिन मैंने कभी सलीम की माँ या उसे उसके लिए कसूरवार नहीं ठहराया। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रही थी और हर लफ्ज़ को जहन में महफूज कर रही थी। मेरे दिल में मुख्तलिफ जज्बात उभरते रहे, हैरत, अफसोस और थोड़ी सी नरमी भी थी, क्योंकि वकील ने ये सब कुछ बगैर किसी इल्ज़ाम का बयान किया। वकील आगे बताया, सलीम ने शादी भी अपनी माँ के ख़ानदान से की है। निम्रा उसकी कज़न है उस तरफ से, और काम भी वो अपने नाना वाला करते हैं, क्योंकि उनके नाना जो थे, यानी उसकी माँ के अब्बू थे, वो कब्रिस्तान के गोरकन थे। मैंने अपने दिमाग में कोशिश की कि सब कुछ समझ सकूं। कब्रिस्तान के गोरकन, नौकरानी की बेटी, कारोबार और ख़ानदान के जोड़ते हुए रिश्ते, सब कुछ एक साथ मिलकर एक अजीब सा मंजर पैदा कर रहा था। वकील ने अपनी बात जारी रखी, और दुनिया वालों को ये बताता है कि मैं उसका भाई हूँ,
और मुझे भी ये पता है, लेकिन वो अपने इस काम को नहीं छोड़ सकता। मैंने उससे कहा कि वो ये सब कुछ छोड़ दे और हमारे घर में आए, लेकिन ये बात मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा कही। मैंने पूछा तो फिर दोबारा क्यों नहीं कहा? अगर वो ये काम छोड़ दे तो अच्छा नहीं? वकील ने आहिस्ता से कहा, मैंने इसलिए ये बात नहीं की दोबारा क्योंकि मुझे कहीं से पता चला कि उसकी बीवी भी कुछ अजीब सी मशकूक सी औरत है, और मैं नहीं चाहता कि वो दोनों इस घर में आके रहें। अब तुम भी इस घर में हो और मैं तुम्हें उन दोनों के हवाले करके अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कुछ पता नहीं होता। मैंने दिल ही दिल में उसकी बात समझी और पूछा, इसका मतलब ये है कि आपके दिल में भी ये बात है कि वो सौतेला है? वकील ने सर हिलाया और कहा, पूरी तरह तो सौतेला नहीं, बाप तो एक है हमारा, लेकिन फिर भी हाँ, मेरे दिल में ये बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे दूर ही रहो, ज़्यादा बात न करो। मैंने आहिस्ता सर हिलाया और दिल ही दिल में ये सोचा कि वाकई वकील ने हमेशा मेरे तहफ़्फ़ुज़ और सुकून के लिए ये सब कुछ किया है। उसने मुझे अपने असूलों और तज्ज़िये के मुताबिक हर चीज़ समझा दी और मेरी हैरत और तजस्सुस दोनों ख़त्म हो गए। वकील ने मज़ीद बताया, रही बात उनकी मदद करने की, तो मैं हर महीने सलीम के अकाउंट में पैसे भिजवाता रहता हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है। मैं अदा करता हूँ, लेकिन वो बस अपने ननियाल वालों पे चला गया है। बिल्कुल वैसा ही है, वो कोई बात नहीं समझता। मैंने उसकी बात को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वकील के दिल में कितनी संजीदगी और ज़िम्मेदारी है। वो सिर्फ अपने असूल, अपने ख़ानदान और अपने दिल के सुकून के मुताबिक काम कर रहा है। उसकी बातें सुन के मुझे यकीन हो गया कि जो भी असूल, जो भी फासला और हदूद वो कायम कर रहा है, वो मेरे भले के लिए है। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा। उसके हाथों की हरकतें, चेहरे के तासुरात और आवाज़ की संजीदगी, सब कुछ मेरे जहन में महफूज हो गया। मैंने महसूस किया कि ये सब कुछ इतना पेचीदा होने के बावजूद एक तरतीब के साथ है, और वकील ने मुझे सब कुछ बता के मेरा तजस्सुस ख़त्म कर दिया। उस वक्त मैंने दिल ही दिल में ये फ़ैसला किया कि मुझे वकील की बात माननी है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों को मेरे से ज़्यादा जानता है। उसे जो भी असूल और हदूद कायम की है, वो मेरे तहफ़्फ़ुज़, सुकून और खुशी के लिए हैं। मैंने अपने दिल में ये समझ लिया कि सवालात, हैरत और तजस्सुस का ये सिलसिला अब ख़त्म हो गया है, और मैं अपनी ज़िंदगी में बस वकील की बातों पर भरोसा करूँगी। मैंने वो शाम याद की जब वकील ने सब कुछ तफसील से बताया। कमरे में नरम रोशनी थी, खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और बाहर दरख्तों की शाखें सरसरा रही थीं। मैंने महसूस किया कि ये लम्हा मेरे लिए एक नई समझ और एतमाद का आगाज़ है। मैंने दिल ही दिल में वकील की बातों का एहतराम किया और ख़ुद से कहा कि अब मैं इन असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तरतीब दूंगी और किसी भी मामले में ज़्यादा तजस्सुस या सवाल नहीं उठाऊंगी। रात को जब रोशनी मद्धम हो गई और घर के कोने कोने में खामोशी छा गई, मैंने अपने बेड पे लेट के सोचा कि वकील ने जो भी बताया वो मेरे लिए हकीकत की एक खिड़की खोलने के मुतरादिफ है। मैंने अपने दिल में उसे मुकम्मल कबूल किया और महसूस किया कि अब मेरे दिल में जो भी तजस्सुस और उलझन थी वो ख़त्म हो गई है। मैंने आहिस्ता से अपने हाथ में चाय का कप रखा, खिड़की के किनारे बैठ के बाहर का मंजर देखा और दिल में महसूस किया कि वकील की बातों पर एतमाद करना, उनके असूलों को मानना मेरे लिए सही रास्ता है। उस लम्हे मैंने सोचा कि ज़िंदगी के पेचीदा रिश्तों और ख़ानदानी हालात में कभी कभार समझना और भरोसा करना सबसे ज़रूरी होता है। ये शाम मेरे लिए ख़ास लम्हा थी, जब मेरे दिल की उलझन ख़त्म हुई और मैंने दिल से ये फ़ैसला किया कि वकील की बात मानना और उनके असूल के मुताबिक रहना ही बेहतर है। उस दिन के बाद वकील ने मुझे एक और मामले के बारे में बताया। वो कमरे में बैठा, खिड़की से आती हल्की शाम की रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात संजीदा और थोड़े परेशान लग रहे थे। मैंने उसे गौर से देखा और दिल ही दिल में सोचा कि अब भी वो कोई बात मेरे लिए राज में रख रहा है। उसने आहिस्ता से कहा, मुनज़्ज़ा, मेरे कुछ मामलात हैं और एक ज़मीन का कब्ज़ा है जो अभी तक मैंने छोड़ा नहीं। मैंने फ़ौरन पूछा, ज़मीन का कब्ज़ा? क्या हुआ उस ज़मीन के साथ? उसे संजीदगी से बताया, उस ज़मीन की वजह से एक मुखालिफ ने मेरे पीछे अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों को लगा दिया है, इसलिए इन दिनों तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। मैंने आंखें खोल के उसे देखा। दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो गई। कितनी मोहतात? मैंने सवाल किया, जैसे खुद से ये समझना चाहती हूँ कि ख़तरा कितना करीब है। वकील ने अपनी आवाज़ में वही संजीदा अंदाज रखा। घर में कोई भी आए बगैर पूछे दरवाज़ा न खोलो, नौकरों को भी समझा दो। मैंने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, अपने जहन में सूरत हाल को समझने की कोशिश की। दिल के अंदर एक हल्की सी बेचैनी पैदा हुई, क्योंकि ये सब कुछ मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में नई तब्दीलियाँ ला रहा था। मैंने पूछा, ऐसा भी होता है? उसे सर हिलाया और कहा, होता है। ज़मीन के चक्कर में ऐसा हो रहा है। मैं भी वो ज़मीन नहीं छोड़ना चाहता। मुझे डरा धमका के उस ज़मीन को मुझसे हथियाना चाहते हैं।
جبکہ میں نے وہ زمین پیسے دے کے خریدی ہے اور میں اس کے اوپر ایک پلازا بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے دھیان سے سنا اور کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی۔ میں نے کہا زیادہ مسئلے والی بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ نہیں، بس تمہیں اس لیے بتایا کہ تم محتاط رہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وکیل کے لیے یہ معاملہ سنگین ہے، لیکن اس نے مجھے خوف زدہ نہیں کیا، بس احتیاط برتنے کی ہدایت دی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کی بات پہ پورا عمل کروں گی، دروازے، نوکر اور ہر چھوٹے قدم میں محتاط رہوں گی۔ اس کے بعد کی شامیں اور دن ایک طرح کے معمول کے ساتھ گزرتے گئے، لیکن میں دل ہی دل میں وکیل کی باتیں یاد کرتی رہی۔ ہر بار جب گھر کے دروازے پہ کوئی آتا یا نوکر اندر داخل ہوتا، میں محتاط ہو جاتی۔ وکیل کے الفاظ میرے دماغ میں بار بار گونجتے، کسی بھی صورت میں بے احتیاطی نہ کرنا۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ کوئی بھی غیر متوقع واقعہ ہو، میں پریکٹس اور محتاط رویہ اپناؤں۔ زمین، پلازا اور اس کے پیچھے موجود مخالفین کی حقیقت میرے ذہن میں ایک سنجیدہ تصویر کی طرح بن گئی تھی۔ میں نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ میں صرف ایک گھریلو خاتون نہیں، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ اس ذمہ داری میں شامل ہوں اور کسی بھی ممکنہ خطرے کے لیے چوکنا رہوں۔ ہر دن، ہر شام میں یہ دیکھتی کہ گھر کے تمام دروازے، کھڑکیاں محفوظ ہیں، نوکروں کی سرگرمی پہ نظر رکھتی اور خود بھی محتاط رویہ اپناتی۔ یہ ایک نیا معمول بن چکا تھا جسے میں نے وکیل کی ہدایت کے مطابق اپنانا شروع کیا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وکیل نے کہا کہ زیادہ مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ ایک دن وکیل آیا اور اس نے کہا کہ ہمیں 2 دن کے لیے گھر سے کہیں جانا پڑے گا، نہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ ہمارے گھر کو چیک کرنے کے لیے آئیں گے۔ نوکروں کو کہو فوراً چھٹی پہ چلے جائیں اور تھوڑا بہت سامان پیک کر لو۔ میں نے پوچھا کہ ہمارے گھر چلتے ہیں؟ اسے جواب دیا نہیں، وہ تمہارے گھر بھی آئیں گے اور اس طرح تمہارے ماں باپ بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ وانڈر ورلڈ کے لوگ ہیں، انڈے ہیں، لوگوں سے قبضے چھڑواتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں پوچھا پھر اب کیا کریں، کہاں جائیں گے؟ وکیل نے آہستہ سے کہا ایک ایسی ہی جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور وہاں میں کوئی تلاش بھی نہیں کرے گا۔ ہمیں وکیل کے گھر جانا چاہیے، قبرستان میں کوئی تلاش نہیں کرے گا۔ میں نے فوراً کہا لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس سے رابطہ نہیں رکھنا۔ تو وکیل نے میری بات کاٹ کے کہا کہ اب تو مجبوری ہے۔ ہم ان لوگوں کے گھر چلے گئے، وہ بھی ہمیں دیکھ کے حیران ہو گئے۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ قبرستان میں کوئی کسی کو رہنے کے لیے بڑے بڑے بنگلے نہیں دیتا۔ گھر میں زیادہ کچھ تھا بھی نہیں، لیکن وہ خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم کھانا بناتے ہیں۔ اس کی بیوی کھانا بنانے لگی اور 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرہ ہمیں دے دیا۔ میں بار بار وکیل کی طرف دیکھ رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی۔ اسے دیکھا اور کہا پریشان نہیں ہو، بس 2 دن گزارنے ہیں۔ یہ لوگ تو بیچارے بہت ہی برے حالات میں رہتے تھے۔ میرے شوہر کو چاہیے تھا کہ ان کے لیے کچھ کرتا، لیکن شاید وہ اتنا نہیں کر پا رہا تھا جتنا اس نے بولا تھا کہ میں کرتا ہوں۔ جب سے ہم لوگ آئے تھے وہ لوگ بھی آپس میں کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نمرہ بلا لیتی تھی سلیم کو، شاید گھر میں کوئی چیز کم تھی جس کے لیے بلاتی تھی کہ وہ جا کے لے آئے، یا کیا مسئلہ تھا، لیکن ہمارے آنے سے وہ بھی ڈسٹرب ضرور ہو گئے تھے۔ پر میرے شوہر نے کہا مشکل ہے، اب وقت گزارنا پڑے گا، نہیں تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ تم بھی مشکل میں پھنس جاؤ۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ وکیل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا۔ اس نے بھی پولیس میں بات کی تھی اور اپنے وکیل سے بھی بات کی۔ ہم ساری زندگی تو یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے نا، اس لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اور وہ لگا ہوا تھا کچھ نہ کچھ کرنے میں۔ انہوں نے ہمیں کھانا وغیرہ کھلا دیا اور کہا آرام سے سو جائیں، اور مجھے تو خود سلیم نے کہا کہ بھابھی پریشان نہیں ہو، نہ یہ قبرستان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی بھوت پریت رہتے ہیں، سب خیر ہے، آرام سے سو جائیں، ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بھی بیچارے اپنی اپنی زندگی گزار کے یہاں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اس نے مذاق مذاق میں مجھے تسلی دی۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن جب کسی کے گھر چلے جاؤ تو ویسے ہی نیند نہیں آتی، وہ بھی ایسا گھر جو قبرستان میں بنا ہو، اور اوپر سے یہ ٹینشن کہ کہیں وہ گنڈے ہماری جان کے دشمن بن کے یہاں نہ آ جائیں۔ میں نے کچھ دیر کوشش کی کہ آنکھیں بند کر کے سو جاؤں، لیکن ہر بار دل میں ایک بے چینی اٹھتی کہ باہر سے کوئی شور یا قدم نہیں۔ لیکن جو بھی ہوا سکتا ہے وہ ہمیں یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ نیند آنا مشکل تھا۔ وکیل بھی کافی دیر بعد سو گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ گہری نیند میں تھا۔ مجھے پیاس لگی، میں نے آہستہ سے اپنی شال لپیٹ کے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ کافی سردی تھی، لیکن میں نے دیکھا باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے دل میں سوچا یہی وجہ ہے کہ سردی اندر آ رہی ہے، لیکن یہ دروازہ کھلا کیوں ہے؟ میں نے آہستہ قدم بڑھا کے سامنے دیکھا تو منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ میری دیورانی خود کو ایک شال میں لیے ہوئے چل رہی تھی۔
وہ قبرستان کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک قبر کے پاس رک گئی اور قبر کے اندر سے کچھ نکالا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اس چیز کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچتی رہی کہ یہ کیا تھا جس نے قبر سے نکالا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد نیند نے مجھے گھیر لیا۔ صبح کو میں اٹھی تو آئینے میں اپنے چہرے اور بالوں کو دیکھ کے میں نے محسوس کیا کہ میرے بالوں کی ایک لٹ غائب تھی۔ یہ بال کی لٹ جو لمبی اور گھنی تھی اب نہیں تھی۔ میں حیران ہو گئی۔ فوراً کچن کی طرف گئی جہاں میری دیورانی کھڑی تھی، چائے میں کچھ ملا رہی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً بولنا شروع کیا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر وکیل کو بلایا اور کہا، یہ دیکھو یہاں سے میرے بال کہاں گئے؟ اس نے قریب آ کے دیکھا۔ واقعی میرے اچھے خاصے لمبے بال اچھی طرح سے کٹے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے کسی نے قینچی سے کاٹ دیا ہو۔ میں نے کہا، رات کو اس نے قبرستان کے اندر سے کوئی چیز نکالی اور اب وہی چیز شاید ہماری چائے میں ملا رہی ہے۔ وہ جھوٹ بولنے لگی اور کہا، نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ لیکن وکیل نے کچن کے کپ کو دیکھا اور جب اس نے چائے گرا دی تو کپ کے نیچے کچھ مٹی جیسا تھا۔ وہ قبر کی مٹی کھول کے ہمیں پلا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ہمارے اوپر کوئی جادو کر رہی تھی۔ وکیل نے غصے میں کہا کہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہ لوگ جادو عمل وغیرہ کرتے ہیں، اسی لیے میں ان لوگوں کو اپنے گھر میں آنے سے روک رکھا تھا۔ مجبوری میں ہمیں یہاں آنا پڑا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ایسا لگ رہا تھا کہ سلیم کو بھی یہ سب کچھ پتہ نہیں۔ وہ بھی اپنی بیوی پہ غصے میں آ گیا اور کہا، تم میرے بھائی اور اس کی بیوی پہ کیا جادو کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم بھی جیسے امیر ہو جائیں۔ اس میں ان کی جان کی کوئی خطرہ نہیں، بس ان کی قسمت ہماری ہو جائے گی۔ یہ سن کے میں اور وکیل اور بھی زیادہ گھبرا گئے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ایک مصیبت سے نکل کے یہاں آئے اور یہاں تو اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ وکیل نے فوراً کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج کے بعد تمہارا میرے ساتھ اور میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ یہ تمہاری بیوی ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے۔ سلیم بیچارہ شرمندہ ہو گیا اور سمجھانے لگا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے فوری طور پہ وہاں سے واپس آ گئے اور پولیس نے بھی ہمارا مسئلہ حل کروا دیا۔ اس نے لوگوں کو پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ اب زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ زندگی پھر سے نارمل ہو گئی، لیکن ابھی بھی میں جب یہ سب کچھ سوچتی ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کالا جادو کر رہی تھی۔ ایک رات کے لیے ہم اس کے گھر گئے اور اسی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی خطرناک صورتحال تھی۔ ہم یہاں محض حفاظت کے لیے آئے تھے اور یہ سب کچھ دیکھ کے یقین ہوا کہ وکیل نے ہمیں بچانے کے لیے جو قدم اٹھایا وہ بالکل ضروری تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں تسلی تھی کہ اب ہم محفوظ ہیں۔ میں نے اندر ہی اندر یقین کر لیا کہ اب ہمیں دوبارہ کسی خوف یا خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک دن میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ جانوں کہ واقعی وہ کیا کر رہی تھی۔ میں نے مختلف ویب سائٹس کھولیں اور مضامین پڑھے، اور مجھے جان کے واقعی گھبراہٹ ہوئی کہ واقعی ایک ایسا جادو ہے جس میں آپ کسی انسان کی قسمت اس سے چھین کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو جادو کہلاتا ہے اور دنیا کے سب سے مشہور جادوؤں میں شامل ہے۔ میں حیران تھی کہ میری دیورانی اتنی ختم تھی کہ اسے اس جادو کے بارے میں پتہ تھا، اور قبرستان میں رہنے کے سبب اس کو اس بات کا خوف بھی نہیں تھا کہ وہ قبروں سے فائدہ اٹھا کے کئی طرح کے جادو کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ابھی بھی کچھ کر رہی ہوگی۔ اس کی نیت کی بنیاد پہ میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے رات کو سوچا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی حفاظت ممکن نہیں۔ میں نے اپنے دل میں دعا کی اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا عہد کیا، تاکہ اگر کوئی مصیبت ہمارے اوپر آ بھی جائے تو اللہ ہماری حفاظت کرے۔ میں نے خود سے کہا کہ میں بس محتاط رہوں اور کسی بھی صورت میں ان کے کھیل میں نہ ہوں۔ میں نے انٹرنیٹ پہ مختلف جادو کے اثرات پڑھے کہ کیسے لوگ اپنی نیت کے مطابق دوسروں کی زندگی پہ اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جان کے دل ہی دل میں غصہ بھی آیا اور حیرت بھی کہ کوئی انسان کس طرح کسی اور کی خوشیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو استعمال کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر وکیل کے ساتھ رات کو بیٹھ کے اس کے تجربات یاد کیے کہ کس طرح اس نے ہمیں بچایا، کس طرح پولیس اور وکیل کے ساتھ معاملہ حل کیا۔ میں نے سوچا کہ ہماری حفاظت اور ہماری زندگی کی بقا میں اس کی کوششیں کتنی قیمتی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ انسان کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور اگر کسی کے پاس نیت غلط ہو تو یہ طاقت نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی ایسے کام میں نہیں پھنسوں گی اور کسی کو بھی موقع نہیں دوں گی کہ وہ ہماری زندگی پہ قابو پائے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ جادو کرنے والے لوگ صرف طاقت اور اختیار کے لیے ایسا کرتے ہیں۔
وہ کسی کی خوشی یا سکون کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی قسمت پہ قبضے کرتے ہیں، اور اس سوچ نے مجھے اور بھی محتاط بنا دیا۔ میں نے اپنے گھر اور اپنے ارد گرد کی ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی، اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی برا اثر نہ آئے، ہماری حفاظت کرے۔ میں نے انٹرنیٹ میں مزید پڑھا کہ وٹو جادو میں قبروں، مردہ اجسام یا کسی جسمانی چیز کا استعمال ہوتا ہے تاکہ اثر پیدا کیا جا سکے، اور یہ سب کچھ خطرناک ہے۔ میں نے سوچا وہ چیز جو میری دیورانی نے قبر سے نکالی تھی وہ شاید اسی جادو کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور میں نے دل ہی دل میں یقین کیا کہ اگر ہم اللہ کی حفاظت کے بغیر ہوتے تو واقعی نقصان ممکن تھا۔ اس لیے مجھے ہر لمحے دعا کے ساتھ رہنا ضروری لگا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اپنی حفاظت کے لیے نماز اور دعا کو جاری رکھوں گی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان کے پاس طاقت ہے، اور اگر کسی کے پاس نیت صحیح ہو تو وہ ہر برا اثر ٹال سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں عزم کیا کہ کبھی بھی خوف میں مبتلا نہیں ہوں گی بلکہ ہر لمحے ہوشیار رہوں گی اور کسی بھی مشکوک کام میں نہیں پھنسوں گی۔ میں نے اپنے گھر کے ماحول، دروازے، کھڑکیاں اور ہر چیز کی حفاظت پہ توجہ دی، اور دل ہی دل میں وکیل کی رہنمائی کو یاد رکھا کہ کس طرح وہ ہر خطرے سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے سوچا کہ جادو صرف کام نہیں بلکہ نیت بھی دیکھتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ خطرناک پہلو ہے۔ میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا کہ جادو کرنے والے اکثر دوسروں کے دکھ، دولت یا خوشیوں کو اپنی طرف منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچ کے دل میں غصہ آیا کہ کوئی انسان کس حد تک دوسروں کی زندگی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ کبھی بھی ایسے کسی شخص کی نیت پہ اعتماد نہیں کروں گی، اور نہ ہی کبھی کسی جادوئی عمل میں شامل ہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر وکیل کے ساتھ بیٹھ کے ان دنوں کی یادیں دہرائیں کہ کس طرح ہم لوگ وہاں گئے اور کس طرح نمرہ اور سلیم نے کوشش کی کہ ہمیں نقصان پہنچائیں، لیکن وکیل کی ہوشیاری اور ہمارے محتاط رویے نے ہمیں محفوظ رکھا۔ میں نے دل ہی دل میں عزم کیا کہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہوں گی اور اللہ پہ بھروسہ رکھوں گی کہ وہ ہمارے ہر خطرے پر بچائے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ لوگ جو دوسروں پہ جادو کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی نیت کو درست نہیں رکھتے، وہ صرف خود کے فائدے کے لیے دوسروں کی خوشیوں اور سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچ کے دل میں حیرت ہوئی کہ کوئی انسان کس حد تک اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی ایسی نیت کی قربت میں نہیں آؤں گی، اور ہمیشہ نماز اور دعا کے ذریعے اپنی حفاظت کو یقینی بناؤں گی۔ میں نے دل ہی دل میں نوٹ لکھا کہ جادو کرنا حرام ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کے حق میں ظلم ہے بلکہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کبھی بھی جادو یا کسی بھی نقصان دہ عمل میں شامل نہیں ہوں گی، اور اپنے گھر اور اہل خانہ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہوں گی۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ حفاظت، دعا اور اللہ کی طرف رجوع ہی سب سے بہتر طریقہ ہے، اور اسی سے ہم ہر مشکل سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں یہ بھی لکھا کہ جادو کرنے والے لوگ اپنی طاقت کو غلط استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کے حق میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں اچھے اعمال اور نیک نیت کو فروغ دینا چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ اپنے ایمان، نماز اور دعا کے ذریعے اپنی حفاظت کروں گی، اور کبھی بھی کسی جادو یا نقصان دہ عمل کے قریب نہیں جاؤں گی۔ میں نے یہ سوچا کہ زندگی میں مشکلات آئیں تو اللہ کی مدد طلب کرنا اور اپنی حفاظت کے لیے محتاط رویہ اختیار کرنا سب سے اہم ہے۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اپنی حفاظت، ایمان اور نیک نیت کے ذریعے زندگی گزاروں گی، اور کبھی بھی کسی جادو عمل یا کسی نقصان دہ طریقے میں شامل نہیں ہوں گی۔ یہ فیصلہ میرے دل میں مضبوط ہو گیا، اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اور وکیل ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ میں نے آخر میں دل ہی دل میں سوچ رکھا ہے کہ جادو کرنا حرام ہے، جادو کرنا صحیح نہیں ہے، کسی بھی انسان کے حق پہ قبضہ کرنا غلط ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ دعا، ایمان اور نیک نیت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کوئی بھی خطرہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سبق میں نے خود کے لیے یاد رکھا اور ہمیشہ اپنے دل اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تیار رہی۔